स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण रचना कक्षा 7 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा। ठीक है, पहले भाषा के बारे में हम जानते हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वो जो कुछ सोचता है, देखता है और अनुभव करता है उसे व्यक्त करना चाहता है। इसके लिए वो भाषा का सहारा लेता है। इसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले हम जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जो चुनाव के समय है, एक नेता जो मंच पर अपना भाषण दे रहा है, उसने उनकी क्रिया क्या है ना, बोलना, जो बोलकर भाषण दे रहा है। यहाँ पर देखिए, जो श्रोतागण जो सुनते हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ आ जा रहे हैं, उनका क्रिया है सुनना, मतलब नेताजी का भाषण सुनना। तो यहाँ दोनों क्रिया के बारे में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उनकी क्रिया क्या है ना, पढ़ना। सिद्धार्थ कुर्सी पर बैठा लिख रहा है, उसके क्रिया क्या है ना, लिखना। यहाँ पर देखिए ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये जो भाषा, ये भाषिक क्रिया को, अर्थात हमारे मन के उठे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। भाषा है मन में उठने भाव को अभिव्यक्त है भाषा। मनुष्य अपने साथ को बोलकर, लिखकर व्यक्त करता है और दूसरे व्यक्ति उसे सुनकर, पढ़कर समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का वो समूह है। सार्थक ध्वनियाँ मतलब यहाँ पर देखिए, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, हाँ, ये सार्थक ध्वनियों के समूह है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों को समक्ष में रखते हैं और उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। अच्छा, भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ना, दो प्रकार के। क्या क्या है ना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दो प्रकार के भाषा होते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम बोलकर दूसरों को हम समझा सकते हैं। भाषा वो रूप है जिसमें व्यक्ति बोलता है, वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर समझ जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, राष्ट्रपति बोलकर भाषण दिया है और लोगों ने सुनकर उनका आशय समझा, इसे मौखिक रूप है। जो किसी ने भाषण दिया और आपने सुन के उसका उसको मौखिक भाषा, मौखिक रूप है। ठीक है, अच्छा, तो भाषा का वो रूप है जिसमें वक्ता बोलता है, जो बोल रहा है, और श्रोता सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वो रूप है जो देखिए, जैसे अध्यापिका ने विद्यालय में हुए समारोह के वर्णन लिखने कर लाने को कहा है। मतलब आपकी टीचर ने आपको कहा कोई निबंध लिख के आओ। ठीक है, लिख कर लाए और कक्षा में पढ़कर सुनाए। अध्यापिका ने उसे शाबाशी दी और बच्चों ने तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा की। समारोह में वर्णन लिख कर लाना और पढ़कर सुनना भाषा ही लिखित भाषा है। लिखित रूप को, ठीक है, जो लिखकर आप जो व्यक्त करते हो, लिखकर उसके बाद पढ़ते हो या लिखते हो, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना और लिखी गई बात को पढ़कर भाव को ग्रहण करना भाषा के लिखित रूप है। और एक है सांकेतिक भाषा। हमारी मुख्य भाषा दो प्रकार के हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। परंतु सांकेतिक भाषा एक भाषा है, भाषा का अन्य रूप है देखा जाता है, जैसे कि आप चित्रों में देख रहे हो, संकेत के द्वारा, यहाँ
संकेत के द्वारा किसी को समझाना, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाषा के अन्य रूप ही देखा जाता है कि जैसे कि आप चित्र में देख रहे, सिपाही संकेत को सहायता से नियंत्रित कर रहा है ट्रैफिक पुलिस का। हाँ, और अध्यापिका पुस्तकालय में शांति बनाए रखने की संकेत कर रही है। मतलब क्लास से कक्षा में कोई शिक्षिका आए या शिक्षक आए, उनको सभी बच्चों को इशारे के द्वारा आपको बोल रहे हैं कि चुप होके पढ़ जाइए। ठीक है, इसी प्रकार जब संकेत के द्वारा कोई भाषा को समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए मातृभाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मातृभाषा जिसे कहते हैं मदर टंग। वो मदर टंग कहाँ से सीखते हैं ना, मदर टंग क्यों कहा जाता है, जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है उसी परिवार के सदस्यों के साथ पढ़ना लिखना जो भाषा बोली जाती है उसे, अर्थात उसकी माँ के साथ परिवार के साथ जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा देखिए, राजभाषा ऑफिशियली लैंग्वेज जिसको कार्यालय में हम प्रयोग करते हैं, देश के शासन तंत्र प्रयोग किए जाने वाला भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो हमारी राजभाषा क्या है ना, हमारे भारत की राजभाषा है हिंदी। ठीक है, जो शासन में कार्यों में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, परंतु हमारी राजभाषा है हिंदी। राष्ट्रभाषा क्या है, किसे कहते हैं, वो भाषा जो राष्ट्र के अधिकतर लोग प्रयोग में लाते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा, प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी भाषा होने पर हिंदी हमारे देश की मुख्य भाषा है। ठीक है, देश के सभी लोगों में इसके अध्ययन की व्यवस्था की गई। हिंदी भाषा प्रदेशों में अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क में आ रहा है, जिसे किया जाता है। हर राज्य में जाइए, जो हम कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं ना, हिंदी भाषा। सभी राज्य में एक एक मुख्य भाषा होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की गरिमा देखिए, इम्पोर्टेंस क्या क्या है ना, हिंदी विश्व के सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। सभी राज्य में जाइए, आप हिंदी बोलोगे तो सभी समझ जाए। ये अपनी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से वो विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषता शायद किसी अन्य भाषाओं में नहीं है, इसीलिए ये राष्ट्रभाषा में पद में आसानी से ही अधिकारिणी और इसका प्रयोग करते समय हमें गौरव अनुभव होता है। अच्छा, उसके बाद आइए ना, बोली। बोली किसे कहते हैं ना, देश में किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को रूप को प्रयोग केवल बोलने के लिए ही किया जाता है, बोलने के लिए ही किया जाता है, उससे कहते हैं ना बोली। ठीक है, किसी भी एक विशेष क्षेत्र बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को बोली कह लेते हैं। जब किसी भी क्षेत्र में बोली में साहित्यिक रचना उपलब्ध हो जाती है तब उस स्थिति में भी बोली भाषा का रूप ले लेती है। जैसे ब्रज और अवधी ये एक बोलियां हैं जो क्या है ना, सूर सागर रामचरितमानस के कारण भारतस्थान में पाई गई है, हिंदी साहित्य के लिए अनुपम उदाहरण है। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अंतर है दोनों में ना, भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब छोटा होता है। भाषा के लिखित साहित्य व्याकरण होता है, लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, परंतु बोली में लिखित साहित्य बहुत कम होती है, व्याकरण की महत्व नहीं दिया जाता है। ये अंतर है। लिपि, लिपि किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। लिपि
इसे कहते हैं स्क्रिप्ट। भाषा और लिपि के घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप देने को, भाषा जो हम बोलते हैं उसको लिखित रूप देने के कार्य को लिपि कहते हैं। आइए, भाषा के लिखित रूप के लिए प्रयोग आने वाली चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के लिपि देखिए ना, हिंदी भाषा यहाँ पर दिए गए हैं भाषा लिपि। जैसे संस्कृत, जो संस्कृत देवनागरी लिपि है, उनका लिखने का जो ये होता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, ठीक है। जर्मन लिपि है रोमान, फ्रेंच का रोमान, अंग्रेजी रोमान, बंगाली बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमान, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए लिखने का शैली देखिए, उदाहरण दिए गए। देवनागरी लिपि में मैं भारतीय हूँ, जो हिंदी में लिखा गया है। अंग्रेजी में लिखा है आई एम एन इंडियन, जो मैं भारतीय हूँ अंग्रेजी में लिखा है आई एम एन इंडियन। जैसे संस्कृत में लिखा गया है अहम भारतीय अस्मि, ये संस्कृत में लिखा गया है, ये देवनागरी लिपि है। इसके बाद आइए व्याकरण। व्याकरण को कितने 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं ना। इसमें वर्णों की स्वरूप और उनके भेद आदि के बारे में किया जाता है, विचार किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं, वर्णों के बारे में। शब्द विचार किसे कहते हैं ना, इसमें शब्दों की स्वरूप, भेद, लिंग, वचन आदि के विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। इनमें शब्दों में स्वरूप, भेद होता है, भेद में लिंग, वचन आदि के विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार किसे कहते हैं ना, इसमें वाक्य की रचना, पद, परिचय, विराम चिन्ह आदि के बारे में चर्चा की जाती है, उसे शब्द विचार कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत वाक्य की शुद्ध रचना, उसके भेद, इसके बारे में दिया जाता है, ओके। इसके बाद आइए साहित्य, जिसे कहते हैं लिटरेचर। आप पढ़ते हो लिटरेचर, है ना। तो साहित्य के भी 2 भाग होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ठीक है। तो गद्य साहित्य किसे कहते हैं हम जानते हैं। साधारण रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के गद्य साहित्य का रूप है। इस विधा में कहानी, लेख और उपन्यास होता है। साहित्य विचार गद्य साहित्य में हम पढ़ते हैं कहानी, लेख, उपन्यास, जो आप हिंदी में लिटरेचर के माध्यम में आप पढ़ते हो, उसमें कहानी होती है और उपन्यास होते हैं। पद्य साहित्य किसे, जब काव्य की शैली में अपने विचारों को प्रयुक्त किया जाता है तब पद्य साहित्य कहलाते हैं, जिसमें हम पोएम पढ़ते हो आप, जिसे गाकर आप व्यक्त करते हो। इसी कारण गीत, गजल, कविता, ये सारे पद्य, दोहे, छंद, चौपाई आदि पद्य साहित्य में आता है, ठीक है। ये जो मुख्य पॉइंट को आपको याद करना बहुत जरूरी है। हम जान चुके हैं मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप है, मैंने बोला, मौखिक रूप और लिखित रूप। जो परिवार में, घर परिवार में माँ के साथ, परिवार के साथ जो भाषा सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, देश की कार्यालयों में जो राजकाज में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। देश में जिस भाषा के प्रयोग अधिकतर होता है उसे राष्ट्रभाषा कहलाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्याकरण कहते हैं। भाषा का ज्ञान भंडार में 2 प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। इसी प्रकार
आप भाषा को ध्यान से पढ़िए, इसके बारे जानिए। थैंक यू।